नमस्कार, खबर कट टू कट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राहुल गांधी ने वायनाड से आज नामांकन भर दिया। वहां से जो तस्वीर आई उसकी वजह से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की पैदा हो गई। दरअसल यहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता नजर आए और इसी बात को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर उनके विरोधी हमलावर हो गए। ये वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो की तस्वीरें हैं। इस रोड शो में आपको जो हरे और सफेद झंडे नजर आ रहे हैं वो है IUML के झंडे। IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसने केरल में कांग्रेस को समर्थन दिया है। IUML के इन्हीं झंडों को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ कथित कांग्रेस विरोधियों ने इसे राहुल के समर्थन में पाकिस्तानी झंडे लहराना करार दे दिया। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि IUML और पाकिस्तानी झंडे में फर्क है। IUML के झंडे में सिर्फ चांद तारा है, जबकि पाकिस्तान के झंडे में चांद तारे के साथ एक सफेद पट्टी भी होती है। यानी राहुल की रैली में पाकिस्तानी झंडे का दावा एक भ्रम नजर आता है। IUML के समर्थन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल उठाए। इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था और दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार था तो मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। इतिहास बताता है कि विभाजन के बाद जिन्ना के मुस्लिम लीग से मतभेद के चलते ही IUML का गठन हुआ था। राहुल गांधी का मददगार अवतार एक बार फिर से वायनाड में सामने आया। जब उनकी रैली के दौरान 3 पत्रकार घायल हो गए तो मदद करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका खुद वहां पहुंच गए। राहुल के रोड शो के दौरान बैरिकेडिंग टूटने से 3 पत्रकार घायल हो गए। तीनों को राहुल ने खुद एम्बुलेंस तक पहुंचाया और उनका हाल जाना। इस दौरान उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। घायल पत्रकारों में एक महिला भी शामिल थी। दरअसल राहुल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान एक बैरिकेड टूट गया, जिससे पत्रकार ट्रक के नीचे गिरकर घायल हो गए। इससे पहले भी राहुल का मददगार रूप सामने आ चुका है। दिल्ली के हुमायूं रोड के पास सड़क हादसे में घायल एक पत्रकार को राहुल ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया था। राहुल गांधी ने वायनाड से आज नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और भारी तादाद में उनके समर्थक मौजूद रहे। राहुल ने वायनाड से नामांकन भर दक्षिण में चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। नामांकन के दौरान राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। वायनाड से नामांकन पर अमेठी में राहुल को चुनौती दे रही स्मृति ईरानी ने तंज कसा। जो पॉलिटिकल सीजन और पॉलिटिकल रीजन देखकर जनेऊ धारण करते हैं, वो आज वायनाड में क्या बतलाएंगे वहाँ की जनता को। वायनाड की जनता को तो मैं सचेत करना चाहती हूँ कि अगर सांसद के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को देखना है तो आकर कभी अमेठी की बदहाली देखिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के लिए वायनाड की सीट सुरक्षित है और 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे में राहुल गांधी किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। केरल में लेफ्ट की सरकार है, लेकिन पिछले 10 साल से वायनाड सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आखिर क्यों राहुल गांधी पहुंचे हैं वायनाड सीट, आपको बताते हैं। 2008 में परिसीमन के बाद वायनाड सीट बनी और तब से यहाँ कांग्रेस का कब्जा है। 2009 में वायनाड में पहला चुनाव हुआ। कांग्रेस के MI शानवास ने जीत दर्ज की। 2014 में देश भर में मोदी लहर के बावजूद भी सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। एक बार फिर इस सीट पर MI शानवास जीतकर सांसद पहुंचे। आबादी के हिसाब से वायनाड लोकसभा सीट की बात करें तो वायनाड जिले में करीब 50% हिंदू आबादी है, जबकि इतनी ही अल्पसंख्यकों की आबादी है। इस बार राहुल गांधी को यहाँ लेफ्ट के साथ NDA समर्थित तुषार वेल्लपल्ली भी चुनौती दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले नेताओं के दल बदलने का दौर जारी है और ऐसे में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहती है। ये उन नेताओं की तस्वीरें हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बेनीवाल को बीजेपी ने नागौर से टिकट दिया है। इस सीट पर जाट वोट बैंक का असर रहता है। दक्षिण पश्चिमी मारवाड़ इलाके में बीजेपी को काफी मदद मिल सकती है। गोरखपुर से सांसद है प्रवीण निषाद और निषाद वोट बैंक में इनकी काफी पैठ है। पूर्वांचल में लगभग 25 सीटों पर निषाद मतदाताओं की अच्छी पैठ है। यूपी की वाराणसी और गोरखपुर सीट पर निषाद मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में है और अकेले गोरखपुर में करीब 3.5 लाख निषाद मतदाता है। आनंद भास्कर तेलंगाना के भास्कर बुनकर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इनके पार्टी में शामिल होने के बाद वारंगल जिले में पार्टी को काफी मजबूती मिलने की संभावना है। कन्हैया कुमार बेगूसराय से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन आज उनको बेगूसराय में ही काले झंडे दिखा दिए गए। बेगूसराय में CPI के उम्मीदवार और JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार चुनाव से पहले मुश्किल में घिर गए। कन्हैया कुमार पर बिना इजाजत सभा करने को लेकर अलग अलग 3 FIR दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को कोई भी सभा करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन कन्हैया कुमार ने ऐसा नहीं किया। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी कार्यक्रम, जो पॉलिटिकल कार्यक्रम हो या सभा हो या रैली हो, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम सदर में बना हुआ है। कन्हैया कुमार बेगूसराय से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, जिसके लिए वो दिन रात लोगों से जनसंपर्क करके पसीना बहा रहे हैं।
इस बात की हम गारंटी करना चाहते हैं। इसी कड़ी में कन्हैया कुमार ने तेघड़ा, बछवाड़ा और मंसूरचक में 2 दिनों में कई जनसभाएं की और इसलिए उन पर 3 थानों में आचार संहिता के उल्लंघन के 3 अलग अलग मामले दर्ज कराए गए हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आज एक राजनीतिक कार्यक्रम का अंत लाठीचार्ज से हुआ। वाईएसआर के कार्यकर्ताओं पर सीआरपीएफ के जवानों ने लाठीचार्ज किया और उन्हें खदेड़ दिया। डंडे बरसाते हुए सुरक्षा बल के जवान, चारों तरफ मची अफरा तफरी। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की हैं। बुधवार को यहां वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे इन वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वहां मौजूद सीआरपीएफ के जवानों ने डंडों से खदेड़ दिया। पटना में कांग्रेस दफ्तर से भी हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले बिहार के इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ नारेबाजी की। इस हंगामे के दौरान शक्ति सिंह गोहिल के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी और शिवसेना से नाराज राज ठाकरे ने अपने समर्थकों को कांग्रेस और एनसीपी का मदद करने की बात कही। चुनाव में तो उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन राज ठाकरे बीजेपी शिवसेना गठबंधन को चोट जरूर पहुंचाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने गठबंधन के खिलाफ प्रचार करने की हुंकार भरी है। बताया जा रहा है कि राज का कांग्रेस और एनसीपी के लिए प्रचार करने का फैसला उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा। आइए अब राज ठाकरे की पार्टी के पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किए गए प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में एमएनएस 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हालांकि 9 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। एमएनएस को 1.5% वोट मिले थे। वहीं महाराष्ट्र में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 219 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 1 सीट पर जीत मिली थी। 6 सीटों पर पार्टी दूसरे और 15 सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर रही। पार्टी को कुल 3.2% वोट मिले थे। तो क्या राज ठाकरे शिकस्त के इस खिसियाहट का हिसाब 2019 में पूरा करना चाहते हैं? आरएलडी प्रमुख अजित सिंह आज अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बागपत में पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। चुनावी महाभारत और जिक्र रामायण का ये था अजित सिंह का अंदाज, जिसके जरिए उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। ये भैया इतना होशियार और शातिर आदमी है, अगर ये श्रीलंका चला जाता ना, लौट के कहता रावण को मैंने मारा, क्योंकि देश में और कुछ तो किसी ने किया ही नहीं। इतना ही नहीं, अजित सिंह ने पीएम मोदी की निजी जिंदगी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। अजित सिंह बागपत के बड़ौत में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी और अपने बेटे जयंत चौधरी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। बीबीएम के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ ही टिप्पणी कर दी। इसके बाद फिर क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। चुनावी टक्कर एनडीए से है, लेकिन गुस्सा चुनाव आयोग पर निकला। भारिपा बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यवतमाल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और यहां उन्होंने सीधे सीधे चुनाव अधिकारियों को जेल भेजने का दावा कर दिया। 40 सैनिक आपण गमवून बसलो अशा या बेजबाबदार आणि इलेक्शन कमिशन म्हणतो पुलवामा बद्दल तुम्ही बोलायचं नाही। अरे आम्ही बोलू, तुझा अधिकार नाहीये, आम्हाला बोलण्याचा अधिकार संविधानाने दिले। आमची सत्ता येऊ द्या, त्या इलेक्शन कमिशनला 2 दिवस जेलामध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही गेलं। प्रकाश आंबेडकर के ये बोल चुनाव आयोग को नागवार गुजरे और स्थानीय प्रशासन से इस बाबत रिपोर्ट तलब की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर ने असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम से गठबंधन किया है और सभी 48 सीटों पर यह गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए अपने 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज फिर से कर दिया और इसमें अपने उन तमाम वरिष्ठ नेताओं के पुत्रियों का ख्याल रखा गया है जो टिकट चाहते थे, जिनके संतान चुनाव लड़ना चाहते थे। लिस्ट में एमपी के सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है। खुद कमलनाथ छिंदवाड़ा से 10 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। सीएम बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। कबीरपंथ से ताल्लुक रखने वाला प्रहलाद टिपानिया को देवास और विवेक तनखा को पार्टी ने जबलपुर से टिकट दिया है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पौत्र सिद्धार्थ तिवारी को रीवा से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस एमपी की 29 सीटों में से 21 सीटों का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। यूएई ने उन्हें जायद सम्मान से नवाजने का फैसला किया है। जायद मेडल यूएई का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और ये किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाने वाला यूएई का सबसे बड़ा सम्मान भी है। पीएम मोदी को ये सम्मान भारत और यूएई के बीच बढ़ते और बेहतर संबंध के लिए दिया जा रहा है। मोदी से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, सऊदी अरब के किंग सलमान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी ये सम्मान मिल चुका है। मोदी को इसी साल फरवरी में दक्षिण कोरिया के सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए मोदी को इसी साल संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था।
महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से 370 पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर से 370 को हटाया गया तो कश्मीर फिलिस्तीन हो जाएगा। तो वंस 370 गोज, एक बार आप 370 को खत्म करते हो, देन इंडिया बिकम्स एन ऑक्यूपेशनल फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी वो काबिज हो जाता है हम पे। इस रिश्ते की कोई लीगैलिटी नहीं रहती है। द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ। कश्मीर में अब महबूबा मुफ्ती मानो धारा 370 और अनुच्छेद 35A को ही चुनावी मुद्दा बनाने पर तुली हुई है और इसी को लेकर महबूबा लगातार इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। इस हफ्ते के पिछले 3 दिनों पर नजर डाले तो महबूबा के इरादे साफ हो जाते हैं। सोमवार को महबूबा ने कहा था कि अगर अनुच्छेद 35 से छेड़छाड़ हुई तो कश्मीर और हिंदुस्तान का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मंगलवार को महबूबा ने कहा कि 35 से हटाया गया तो देश का झंडा फहराने वाला कोई नहीं होगा। बुधवार को महबूबा ने दावा किया कि धारा 370 में छेड़छाड़ हुई तो साल 2020 तक घाटी की तस्वीर बदल जाएगी। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। इस बार पंजाब में खेमकरण में पाकिस्तान की एक ड्रोन नजर आई। हालांकि जब भारतीय जवानों ने फायरिंग की तो पाकिस्तान की ड्रोन भाग गई उल्टे पैर। खेमकरण सेक्टर के पास बुधवार रात एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। बताया जा रहा है कि ड्रोन भारतीय सीमा के नजदीक पहुंच गया था और ड्रोन नजर आते ही बीएसएफ ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गया। इससे पहले खेमकरण सेक्टर में ही पाकिस्तान के F-16 विमानों का मूवमेंट भी देखा गया था। जब भारतीय सुखोई और मिराज विमान आसमान में उड़े तो उन्हें देख पाकिस्तानी F-16 दुम दबाकर दौड़ गए। पीओके में आज पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने आगजनी की और सरकार विरोधी नारे लगाए। ये सिर्फ आग की लपटें नहीं, ये जुल्म के खिलाफ जनता की आवाज है। ये इमरान सरकार को चुनौती देती आम आदमी की हुंकार है। पीओके के मुजफ्फराबाद में वकार तुर्क नाम के राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में लोग सड़क पर निकले और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल पीओके में अलगाववाद चरम पर है। लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और आजादी की इन्हीं आवाजों को कुचलने के लिए पुलिस और पाकिस्तानी सेना राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। पाकिस्तान के इमरान सरकार का एक फैसला विवादों में है। पाकिस्तान के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये वही व्यक्ति है जिस पर ओबामा को छिपाकर रखने का आरोप लगा था। ओसामा का मददगार अब इमरान का मंत्री, यही है वो इल्जाम जो पूरे पाकिस्तान की सुर्खियों में बना हुआ है। मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ इजाज शाह ने इमरान कैबिनेट में संसदीय कार्यभार मंत्री की शपथ ली और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। आईएसआई के पूर्व चीफ जनरल जियाउद्दीन भट्ट ने 2012 में कहा था कि ओसामा जिस घर में रहता था वो इजाज शाह के इशारों पर ही तैयार किया गया था। इजाज शाह को पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का करीबी बताया जाता है। इजाज शाह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेताओं की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी है। सैन्य हलकों से रिश्ते और ओसामा जैसे आतंकी को पनाह देने वाले को मंत्री बनाकर इमरान ने साबित कर दिया कि सरकार फौज के आगे घुटने टेक चुकी है। अंकेड़ में आज जवानों का नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गया। 4 जवान शहीद हो गए और बताया जा रहा है कि 3 नक्सलियों को भी मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग पार्टी एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी और इसी वक्त नक्सलियों से आमना सामना हुआ। मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 बहादुर शहीद हुए। कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। कितने जवान घायल हुए हैं सर? 2 एरिया उसमें घायल हुआ। 4 जवान शहीद हुए और 2 घायल हुए। जी जी। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस में ये इस साल जवानों को हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। साल 2019 में नक्सलियों ने कुल 36 वारदातों को अंजाम दिया है। इन वारदातों में 19 नागरिकों की मौत हुई है, 6 जवान शहीद हुए हैं और तकरीबन 45 नक्सली मारे गए हैं। अपराध की दुनिया में आज क्या हुआ, यानी कि अपराध की खबरें आपको दिखाते हैं क्राइम कट टू कट में। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे दंपति को गिरफ्तार किया है जो फर्जी आईएफएस अधिकारी बनकर पुलिस एस्कॉर्ट लेती थी। पुलिस के मुताबिक महिला खुद को पीएमओ में कार्यरत अधिकारी बताती थी। इन लोगों ने अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती भी लगा रखी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन लोगों से यूएन के फर्जी कार्ड भी बरामद किए हैं। इंदौर में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। बदमाशों ने लूट के इरादे से एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में यतिन नाम के युवक की मौत हो गई थी, जबकि 2 और घायल हो गए थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है। अब आपको एक बच्चे से मिलवाते हैं जिसे सोशल मीडिया पर हीरो करार दिया जा रहा है। बच्चे के कारनामे ने लोगों की आंखों में आंसू भर दिए। देखिए। नाम डेरिक, उम्र 6 साल। 6 साल के डेरिक की तस्वीरें पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाई रही। दरअसल डेरिक घर के बाहर साइकिल चला रहा था, तभी मुर्गी का एक बच्चा उसकी साइकिल के नीचे आ गया। डेरिक से रहा नहीं गया और वो मुर्गी के बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डेरिक ने डॉक्टर से चिकन के इलाज की दरख्वास्त की और अपनी पॉकेट मनी से बचाए 10 रुपए बतौर फीस देने को कहा। डेरिक की इंसानियत देखकर अस्पताल में ही उसकी ये फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। तब से अब तक सैकड़ों बार डेरिक की ये तस्वीर शेयर की जा चुकी है। विजय माल्या के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि विजय माल्या के वकील ने कोर्ट में जाकर कहा है कि विजय माल्या अपने निजी खर्च में कटौती कर अपने कर्जदारों को पैसा चुकाना चाहते हैं।
किंग ऑफ गुड टाइम्स यानी अच्छे दिनों का राजा कहे जाने वाले विजय माल्या के बुरे दिन आ गए हैं। लंदन के कोर्ट में स्टेट बैंक के केस के जवाब में माल्या के वकील ने कहा है माल्या अपना मासिक खर्च 29,500 पाउंड करने के लिए तैयार हैं। वकील ने बताया फिलहाल माल्या 73,200 पाउंड हर महीने खर्च कर रहे हैं। निजी खर्च से पैसा बचाकर भी माल्या बैंकों का कर्ज वापस करने की कोशिश करेंगे। माल्या के खिलाफ 13 बैंकों ने केस दर्ज कर रखे हैं और सभी बैंक चाहते हैं कि माल्या जल्द से जल्द पैसा वापस करें। मध्य प्रदेश में आज मुरैना में आग का तांडव देखने को मिला। 30 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग की इन लपटों ने बीती रात एमपी के मुरैना में हड़कंप मचा दिया। मुरैना के साड़ी और सब्जी बाजार के बीच कुछ दुकानों में लपटें नजर आए, जिन्होंने देखते ही देखते विकराल आग की शक्ल अख्तियार कर ली। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। आग की चपेट में आकर न सिर्फ सामान खाक हुआ बल्कि दुकान के गल्ले में रखे नोट भी जल गए। लोगों के मुताबिक इस अग्निकांड में व्यापारियों को 30 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक दमकल की गाड़ियां आई तो लेकिन गाड़ी में पानी का प्रेशर नहीं बन पाया और इसी दौरान आग फैल गई। रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दरों में कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.25% से 6% हो गई है। रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक आरबीआई से लिए इस कर्ज से ही लोगों को कर्ज देता है। रेपो रेट कम होने से बैंकों पर ब्याज दर घटाने का दबाव बढ़ता है। बैंक अगर ब्याज दर घटाती है तो सीधा असर ईएमआई पर पड़ता है। होम लोन और पर्सनल लोन लेने वाले लोगों की ईएमआई थोड़ी कम हो जाती है। फैक्ट्रियों और उद्यमों के लिए कर्ज लेने वाले व्यवसायों को भी राहत मिलती है। खेल की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स कट टू कट में। टीम इंडिया के वनडे टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप सिलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों का चयन इंडियन टी20 लीग में प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाना चाहिए। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का फिर दिखा सुपर अंदाज। मुंबई के खिलाफ हुए मैच के बाद धोनी मिले अपने बुजुर्ग फैन से। धोनी ने इसके बाद अपनी फैन के साथ सेल्फी भी ली। धोनी के फैंस धोनी की फोटो को जमकर शेयर और लाइक कर रहे हैं।